आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे किसका स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, इसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है इसका और क्या नाम है? तो इसका नाम होता है, ठीक है, इसको प्रोसेस मॉडलिंग या डेटा मॉडलिंग भी कहा जाता है। जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है, इस स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस को क्या कहा जाता है? तो प्रोसेस मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, या फिर इसे क्या कहा जाता है? डाटा मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग भी कहा जाता है। तो अपने को पूछा जाए कि सेट के अंदर किस स्टेप को, जो एसडीएल से होते हैं उसके किस स्टेप को जो प्रोसेस मॉडलिंग या फिर डेटा मॉडलिंग कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है? स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस को कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेस मॉडलिंग कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? डेटा मॉडलिंग कहा जाता है। अब जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जो भी अपन प्रोसेस या वर्किंग है, ठीक है, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करता है? इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है। तो अपन जो इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर अपन क्या करेंगे? किसी भी सिस्टम है या किसी भी सॉफ्टवेयर है, ये उसके जो प्रोसेस है, वर्किंग है, उसको बेटर तरीके से समझने के लिए क्या करेंगे? उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के द्वारा स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के द्वारा किसी किसी सिस्टम किसी सिस्टम के या वर्किंग को प्रोसेस या वर्किंग को प्रोसेस या वर्किंग को बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। तो अपन बात करें स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है, इसके अंदर उसको प्रोसेस मॉडलिंग या डाटा मॉडलिंग कहा जाता है। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं? कोई भी जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर है उसकी जो प्रोसेस या वर्किंग है, उस प्रोसेस या वर्किंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए उसको क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है, इसमें जो सिस्टम है या जो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का जो बिहेवियर है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है, उसको क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट वे में अंडरस्टैंड किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट वे में अंडरस्टैंड किया जाता है मतलब कि क्या है कि उसके पीछे जो होता है, ठीक है, जो भी सिस्टम है या उसके पीछे जो भी लॉजिक होता है, ठीक है, उस पर काम किया जाता है। ठीक है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर काम किया जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में सिस्टम के बिहेवियरल को एब्स्ट्रैक्ट वे में अंडरस्टैंड किया जाता है। क्या किया जाता है? अंडरस्टैंड किया जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो एनालिसिस है, उस स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर जो इस स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में जो किसी सिस्टम है, उस सिस्टम की जो प्रोसेस से वर्किंग है उसको अपन बेटर अंडरस्टैंड कर ही रहे हैं। साथ में जो ये सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के जो बिहेवियर होता है, जो उसके पीछे जो कौन सा लॉजिक कैसे काम करता है, उसको अपन क्या करते हैं? उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और किस तरीके से? एब्स्ट्रैक्ट वे में अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये किस प्रकार का अप्रोच होता है? तो ये जो टॉप डाउन डीकम्पोजिशन अप्रोच पर काम लेते हैं। इसमें टॉप डाउन डीकम्पोजिशन अप्रोच काम में लेते हैं। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि जो टॉप है, उस टॉप पर तो क्या है? एक सिस्टम है, ठीक है, उसको क्या करते हैं अपन? ऐसे सब सिस्टम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फिर उसका क्या करते हैं? ऐसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है? ये टॉप है, ठीक है, और ये क्या है? डाउन। तो इसके अंदर अपन ने जो इसका एनालिसिस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पहले तो उस सिस्टम का, फिर उसको क्या करते हैं? सब सिस्टम में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये प्रकार का क्या हो गया? टॉप डाउन। और ये क्या है? डीकम्पोजिशन, मतलब कि इसको तोड़ रहे हैं। तो इसके अंदर डीकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अपन इसको बात करें तो अपन ने बोला है कि जो ये अपना स्ट्रक्चर जो एनालिस्ट है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर होता है टॉप डाउन डिकम्पोजिशन अप्रोच, यानी कि अपन ने जो सिस्टम है उसको क्या कहा, सब सिस्टम में डिवाइड किया। तो ऊपर वाला टॉप है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, डाउन है। तो टॉप डाउन डिकम्पोजिशन अप्रोच में क्या लेता है, काम लेता है। अब अपन इसके अंदर बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है इसके अंदर कौन कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एनालिस्ट के अंदर कौन कौन से अपन क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पार्ट पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक तो डीएफडी, जिसको क्या बोला जाता है, डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम एक तो ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे जिसको क्या बोला जाएगा, डीएफडी। फिर अपन बोलेंगे दूसरा पढ़ेंगे जिसको क्या बोला जाता है, डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी बोला जाएगा। ठीक है, तीसरा अपन कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा अपन पढ़ेंगे डिसीजन ट्री। फिर अपन चौथा कौन सा पढ़ेंगे, स्यूडो कोड। और फिर अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। तो अपन बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर अपन क्या कौन कौन सी चीजों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। तो एक तो अपन पढ़ेंगे डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम, एक पढ़ेंगे डाटा डिक्शनरी, एक पढ़ेंगे डिसीजन ट्री, एक पढ़ेंगे सूडो कोड और एक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। ठीक है, तो अपन सबसे पहले टेक्निक की बात करते हैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर है, डीएफडी। कौन सी है, डीएफडी। डीएफडी को क्या कहा जाता है, डाटा फ्लो डायग्राम। अब अपन डीएफडी है, ठीक है, ये क्या करती है, ये ओवरऑल जो डेटा फ्लो है उस सिस्टम के अंदर, जो ओवरऑल जो डेटा फ्लो है उसके बारे में बताती है। किसको बताती है, सिस्टम के अंदर जो भी डेटा फ्लो है, ठीक है, उस डेटा फ्लो को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो डीएफडी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो डीएफडी नाम से पता चल रहा है डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो डीएफडी किसी सिस्टम के ओवरऑल डाटा फ्लो के बारे में बताती है, के बारे में बताती है। ठीक है, अब जो अपना डीएफडी है, इस डीएफडी को क्या कहा जाता है, बबल चार्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बबल चार्ट। तो डीएफडी को बबल चार्ट भी कहा जाता है। जो अपना डीएफडी है उस डीएफडी को अपन ने क्या किया, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के जो ये ओवरऑल डेटा फ्लो है उस डेटा फ्लो के बारे में बताती है। और जो डीएफडी है इस डीएफडी को अपन क्या कहते हैं, इस डीएफडी को अपन बबल चार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बबल चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन को एक चीज ये याद रखना है इंपॉर्टेंट, कि जो डीएफडी है वो किसी भी सिस्टम के कंट्रोल फ्लो या डिसीजन रूल्स को रिप्रेजेंट नहीं करती है, क्योंकि अपन सिर्फ डीएफडी के अंदर सिर्फ डेटा फ्लो की बात कर रहे हैं। ये नहीं बात करेंगे कि इसके अंदर इफ एल्स या कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर फिर वो डाटा किस तरफ जाएगा, उसकी अपन बात इसके अंदर नहीं करेंगे। मतलब कि ये जो डिसीजन या लॉजिक वाली जो बात कर रहे हैं वो अपन डीएफडी के अंदर बात नहीं करेंगे। अपन सिर्फ और सिर्फ डीएफडी के अंदर डाटा फ्लो डायग्राम यानी कि डाटा फ्लो के बारे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखना है कि डीएफडी किसी सिस्टम के कंट्रोल फ्लो डिसीजन रूल्स को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो अपने को याद रखना है कि जो डीएफडी है वो डीएफडी किसी सिस्टम के कंट्रोल फ्लो है, डिसीजन रूल्स है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ और सिर्फ डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब डीएफडी है वो डीएफडी किसी सिस्टम के ओवरऑल डाटा फ्लो जिसको ओवरऑल फंक्शनैलिटी भी बोला जाता है। तो ओवरऑल डाटा फ्लो या ओवरऑल फंक्शनैलिटी का रिप्रेजेंटेशन मतलब कि क्या है कि डीएफडी किसी सिस्टम का ओवरऑल डाटा फ्लो यानी कि ओवरऑल फंक्शनलिटी के रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि इसके अंदर कौन कौन सा डेटा इनकमिंग है, कौन कौन सा डेटा आ रहा है
कौन कौन सा डाटा आउटगोइंग है, मतलब कि डाटा जा रहा है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं इनबाउंड प्रोसेस और कौन सा आउटबाउंड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, इनबाउंड प्रोसेस या आउटबाउंड प्रोसेस को क्या करती है, प्रोसेस को क्या करती है, दर्शाती है, प्रोसेस को दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है। तो अपने को पूछा जाए डीएफडी है, उसके अंदर वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो डीएफडी सिस्टम के ओवरऑल डाटा फ्लो यानी ओवरऑल फंक्शनलिटी का रिप्रेजेंटेशन इनकमिंग आउटगोइंग, ठीक है, इनबाउंड या आउटबाउंड प्रोसेस के रूप में इसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो डीएफडी है, उस डीएफडी में क्या होना चाहिए, अगर कोई भी डीएफडी है उसमें मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, तो डीएफडी बनाने के लिए कम से कम एक इनपुट, एक आउटपुट और एक प्रोसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीएफडी, क्योंकि अपन ने बात की डीएफडी के अंदर क्या होता है, डाटा फ्लो होता है, तो डाटा फ्लो इनकमिंग आउटगोइंग और प्रोसेस से होता है। तो डीएफडी बनाने के लिए, डीएफडी बनाने के लिए कम से कम एक इनपुट, कम से कम एक इनपुट, एक आउटपुट और एक प्रोसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए। तो डीएफडी है, उस डीएफडी को बनाने के लिए, डीएफडी है, उस डीएफडी को बनाने के लिए, डीएफडी को बनाने के लिए कम से कम एक इनपुट, एक आउटपुट और एक क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डीएफडी कितने टाइप्स की होती है। क्या होती है, डीएफडी टाइप्स। तो डीएफडी है वो डीएफडी दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है लॉजिकल डीएफडी, एक होती है फिजिकल डीएफडी। तो डीएफडी के कितने टाइप्स होते हैं, डीएफडी के दो टाइप्स हैं, एक तो है लॉजिकल डीएफडी, एक कौन सा है, फिजिकल डीएफडी। तो जो अपना लॉजिकल डीएफडी है वो किस पर फोकस करती है, वो करती है सिस्टम प्रोसेस, यानी कि जो डेटा है उस डेटा को कैसे प्रोसेस किया गया है, ठीक है, उस पर फोकस करती है। तो फोकस ऑन प्रोसेस सिस्टम, प्रोसेस सिस्टम कि जो डेटा है उस डेटा को कैसे प्रोसेस किया गया उस पर फोकस करती है कौन, लॉजिकल डीएफडी। जो फिजिकल डीएफडी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है कि किस प्रकार डेटा फ्लो को एक्चुअली सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है, डेटा फ्लो है उसको एक्चुअली सिस्टम में किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया है, यानी कि डेटा को कैसे स्टोर किया गया है, या डेटा को कैसे ट्रांसफर किया गया है, वो कौन रिप्रेजेंट करेगी, फिजिकल डीएफडी रिप्रेजेंट करेगी। कौन करेगी, फिजिकल डीएफडी। तो ये क्या बताती है, हाउ डेटा फ्लो, how data flow are actually how data flow are actually implemented in system। ठीक है, और इसके अंदर अपन एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, डाटा को कैसे स्टोर किया गया है या फिर डेटा को कैसे ट्रांसमिशन किया गया। ठीक है, ये इसके अंदर। तो अपन बात कर रहे थे कि डीएफडी है वो कितने टाइप्स की होती है, तो डीएफडी टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है अपनी लॉजिकल डीएफडी, दूसरी होती है फिजिकल डीएफडी। जो लॉजिकल डीएफडी होती है वो क्या करती है, वो किस पर बेस्ड होती है, तो वो क्या करती है, सिस्टम का जो प्रोसेस डेटा है उस डेटा को जो प्रोसेसिंग करती है उस पर बेस्ड होती है। और जो फिजिकल डीएफडी होती है वो क्या बताती है, वो बताती है कि डेटा को किस प्रकार एक्चुअली इंप्लीमेंटेड किया गया है सिस्टम के अंदर, यानी कि किस प्रकार से डेटा को स्टोर किया गया, ट्रांसमिशन किया गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डीएफडी के अंदर कौन कौन से अपन सिंबल्स यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो डीएफडी सिंबल्स कौन, क्या डीएफडी सिंबल्स, कि डीएफडी के अंदर कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला तो है जिसको बोला जाता है एक्सटर्नल एंटिटी। क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी को ही अपन ये भी बोल सकते हैं कि एक्टर, जो इसके अंदर क्या है, डेटा एक्ट कर रहे हैं, या फिर जो सोर्स डेटा है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल एंटिटी बोला जाता है। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर के द्वारा किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सटर्नल एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर, डीएफडी के अंदर। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप। तो अपन बात करें तो जो एक्सटर्नल एंटिटी है उस एक्सटर्नल एंटिटी को, ये जो सोर्स एंटिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर, डीएफडी के अंदर। और अपन बात करें, ठीक है, अपन ने एक बात की थी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है, ईआर डायग्राम करके। तो यहाँ पे एक ऐसे लॉजिक आ सकता है, ई से मतलब हो गया क्या, एक्सटर्नल एंटिटी, और आर से क्या हो गया, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंटिटी जो है वो डीएफडी के अंदर किससे रिप्रेजेंट की जाती है, रेक्टेंगुलर शेप से
रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, ये अपन याद रख लेंगे ER के फुल फॉर्म से। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल शेप से। किससे, प्रोसेस है उस प्रोसेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल शेप से। तो इसको कैसे याद रखें, तो अपने को पता है और किसी के पास क्या होना चाहिए, PC होना चाहिए। PC मतलब प्रोसेस और सर्कल, मतलब कि P मतलब प्रोसेस, C मतलब सर्कल। ठीक है, तो प्रोसेस है, प्रोसेस को जो DFD के अंदर जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है, सर्कल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं DFD के अंदर जो डेटा फ्लो होता है। ठीक है, उस डेटा फ्लो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो डेटा फ्लो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन विथ एरो। एक तो ऐसे लाइन बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे, तीर का निशान बना देंगे, यानी कि एरो। तो लाइन विथ एरो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करेगी। किसके अंदर, DFD के। अब अपन बात करते हैं डेटा स्टोर, यानी कि जो डेटा स्टोर है DFD के अंदर। ठीक है, उस डेटा स्टोर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो जो डेटा स्टोर है उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है डबल हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। तो डेटा स्टोर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लाइन बनाई हॉरिजॉन्टल, फिर दूसरी लाइन यानी कि एक और दो, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से कौन सा रिप्रेजेंट किया जाता है, डाटा स्टोर को। किसके अंदर, DFD के अंदर। DFD के अंदर जो डेटा स्टोर है उस डेटा स्टोर को डबल हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके अंदर, DFD के अंदर। अब अपन बात करते हैं आउटपुट है, उस आउटपुट को DFD के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आउटपुट है उसको अपन क्या करते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर शेप, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में क्या लगा देंगे, कट। क्या लगा देंगे, कट। तो रेक्टेंगुलर विथ कट शेप, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर विथ कट शेप, उससे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आउटपुट को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके अंदर, DFD के अंदर। तो DFD के अंदर जो आउटपुट है उस आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रेक्टेंगल विथ कट शेप। किस प्रोसेस के अंदर, रेक्टेंगल विथ कट शेप। इसके अंदर किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आउटपुट को। तो अपन DFD के अंदर बात करें तो DFD के अंदर एक्सटर्नल एंटिटी को अपने रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट किया था, प्रोसेस को अपन ने सर्कल शेप से रिप्रेजेंट किया है, फ्लो को अपन ने लाइन विथ एरो से रिप्रेजेंट किया है, और डेटा स्टोर को अपन ने डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और आउटपुट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, आउटपुट को अपन ने रेक्टेंगुलर विथ कट शेप से रिप्रेजेंट किया है। अब अपन बात करते हैं लेवल्स क्या क्या होते हैं DFD के। तो लेवल्स ऑफ DFD की क्या क्या लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक तो होता है DFD का लेवल 0, दूसरा होता है लेवल 1, फिर होता है लेवल 2 DFD का, फिर होता है लेवल 3। लेवल का मतलब क्या है कि एक तो एक बहुत सिंपल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, DFD का ओवरव्यू टाइप का, तो लेवल 0 हो गया। फिर उसका थोड़ा सा डीप जा रहे हैं तो लेवल 1, फिर और उसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं तो लेवल 2, फिर हाई कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेवल 3। इस तरीके से अपन देखें तो जो यहाँ पे लेवल 0 होता है उसको अपने को ऐसे याद रखना है कि इसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी बोला जाता है। तो कौन से लेवल ऑफ DFD को कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बोला जाता है, तो वो है कौन सा, लेवल 0, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। और जो लेवल 0 होता है उसके अंदर जो डेटा है उस डेटा को फ्लो होता है वो विदाउट स्टोरेज, यानी कि उस डेटा को अपन स्टोर नहीं करते हैं, वो सिर्फ फ्लो होता है उसको डेटा, तो डेटा फ्लो विदाउट स्टोरेज, मतलब कि उसके अंदर डेटा को क्या स्टोरेज करने के लिए कोई भी एक्टिविटी या कोई भी रिसोर्स अपन उसके अंदर मेंशन नहीं करते हैं। किसके अंदर, लेवल 0 के अंदर। तो अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं, और तो जो अपने को याद रखना है कि जो लेवल्स ऑफ DFD है उसमें लेवल 0 को क्या बोला जाता है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, और क्या बोला जाता है, या फिर डाटा फ्लो विदाउट स्टोरेज भी बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं DFD बनाने के क्या क्या यूज होते हैं। तो अपन बात करते हैं DFD बनाने के रूल्स। क्या, DFD बनाने के रूल्स। तो DFD बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं, तो अपने को एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इसके अंदर याद रखना है कि DFD बनाने के लिए कम से कम एक इनपुट, एक आउटपुट, एक प्रोसेस का होना क्या है, जरूरी होता है। ये मैंने पहले बात की थी कि DFD बनाने के लिए कम से कम, यानी कि मिनिमम एटलीस्ट, कम से कम एक इनपुट,
एक आउटपुट और एक प्रोसेस का होना जरूरी है। क्या एक प्रोसेस का होना जरूरी है। ठीक है, तो डीएफडी बनाने के लिए कम से कम एक इनपुट, एक आउटपुट और एक प्रोसेस क्या होना ही चाहिए उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो डेटा फ्लो है वो डेटा फ्लो किस प्रकार से होता है एंटिटी से प्रोसेस के अंदर। ठीक है, प्रोसेस से डेटा स्टोर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, एंटिटी आएगी। ठीक है, तो एंटिटी को अपने किस रिप्रेजेंट किया था, रेक्टेंगुलर शेप से। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसका प्रोसेस होएगा। ठीक है, और उसके बाद में उसका डेटा स्टोर होएगा। तो अपन इसके अंदर डेटा फ्लो का जो सही क्रम है वो कौन कौन सा हो सकता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अपन बात करें। ठीक है, तो एंटिटी से प्रोसेस के बीच डेटा फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो एंटिटी से प्रोसेस के बीच में डेटा फ्लो हो सकता है, क्योंकि एंटिटी क्या है, इनपुट है, प्रोसेस क्या है, उस पर पहले डेटा को इनपुट पर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। एंटिटी से प्रोसेस के बीच डाटा फ्लो हो सकता है। क्या हो सकता है, डाटा फ्लो हो सकता है। तो अपने को पूछा जाए एंटिटी से प्रोसेस के बीच में डेटा फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो एंटिटी है, उस एंटिटी से प्रोसेस के बीच में क्या डेटा फ्लो हो सकता है। तो ये अपना जो एंटिटी जिसको अपने किससे रिप्रेजेंट किया है, रेक्टेंगुलर शेप से, और प्रोसेस जिसको अपने किससे रिप्रेजेंट किया है, सर्कल शेप से, और इसके बीच में क्या डेटा फ्लो हो सकता है, यानी कि डेटा इनपुट, डेटा है वो डेटा फॉरवर्ड भी जा सकता है और डेटा बैकवर्ड भी जा सकता है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर शेप, ये हो गया एंटिटी एंड इनपुट, और जो अपना ये हो गया क्या, प्रोसेस, जो कि क्या है, सर्कल शेप है। तो एंटिटी रेक्टेंगुलर और प्रोसेस है सर्कल, और इसके बीच में क्या है, डेटा फ्लो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्या प्रोसेस से प्रोसेस के बीच में डेटा फ्लो हो सकता है। हाँ, क्योंकि अगर इसके आगे और ये प्रोसेस 1 हो गया, मान लो अगर आप एक और प्रोसेस ऐड कर दें, जो प्रोसेस 2, तो जो डेटा फ्लो है वो प्रोसेस 1 से होकर फिर किसमें जाएगा, प्रोसेस 2 के अंदर जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि प्रोसेस से प्रोसेस के बीच में क्या डेटा फ्लो हो सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया प्रोसेस से प्रोसेस के बीच, प्रोसेस से प्रोसेस के बीच, प्रोसेस से प्रोसेस के बीच डेटा फ्लो हो सकता है, डेटा फ्लो हो सकता है। ठीक है, प्रोसेस एक प्रोसेस यानी सर्कल से, और दूसरा प्रोसेस यानी कि फिर एक सर्कल से, और इन दोनों के बीच में क्या डेटा फ्लो हो सकता है। तो प्रोसेस से प्रोसेस के बीच में भी क्या है, डेटा फ्लो हो सकता है। अब आप बताओ कि जो प्रोसेस होने के बाद में उस डेटा को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। स्टोर किया जाएगा, तो वो बताओ कि प्रोसेस से डाटा स्टोर में डाटा फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हो सकता है। तो अपन बात करें प्रोसेस से डेटा स्टोर, प्रोसेस से डेटा स्टोर के बीच डाटा फ्लो हो सकता है। क्या है, हो सकता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रोसेस को किससे बनाएंगे, सर्कल से, फिर प्रोसेस यानी कि सर्कल, फिर अपन बनाएंगे क्या, डबल लाइन हॉरिजॉन्टल। तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, यानी कि किसके लिए, डेटा स्टोर के लिए। किसके लिए, डेटा स्टोर के लिए, और इनके बीच में क्या हो सकता है, डेटा फ्लो हो सकता है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो प्रोसेस से डेटा स्टोर के बीच डेटा फ्लो हो सकता है। तो प्रोसेस मतलब कि सर्कल, और डेटा स्टोर मतलब कि डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में क्या है, डेटा फ्लो हो सकता है। तो अपन बात किया है कि किन किन के बीच डेटा फ्लो हो सकता है। तो अपन ने बोला है कि एंटिटी से प्रोसेस के बीच डेटा फ्लो हो सकता है। ठीक है, प्रोसेस से प्रोसेस के बीच में डेटा फ्लो हो सकता है, और किसी की बात की थी अपने, प्रोसेस से डेटा स्टोर के बीच में डेटा फ्लो हो सकता है। अब अपने को पूछते जाए कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर डेटा का फ्लो नहीं हो सकता, तो अपन वो कंडीशंस लिखेंगे कि डेटा का फ्लो किसके बीच नहीं हो सकता है। तो डेटा फ्लो किसके बीच में नहीं हो सकता है, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर बात करें सबसे पहले पॉइंट की। ठीक है, तो डेटा का फ्लो है वो किन के बीच नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बात करें तो जो एंटिटी है और एंटिटी, तो एक एंटिटी इनपुट और दूसरी इनपुट एंटिटी के बीच में डेटा का फ्लो नहीं हो सकता। एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के बीच, क्योंकि दोनों का डेटा क्या सेपरेट है, एक एंटिटी का डेटा अलग है, दूसरी एंटिटी का अलग है, तो वो आपस में डेटा को क्या कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते। मतलब कि एक एंटिटी है तो जो कि सेपरेट एंटिटी है, दूसरी जो एंटिटी है वो भी क्या है, सेपरेट एंटिटी है,
इसका डेटा अलग है, उसका डेटा अलग है, तो इनके बीच में डेटा का वो क्या ऑपरेटर फ्लो नहीं करा सकते, यानी जो डिफरेंट एंटिटी है वो अपना डेटा इस दूसरी एंटिटी को नहीं दे सकती, दूसरी एंटिटी अपना डेटा इस फर्स्ट एंटिटी को नहीं दे सकती। एंटिटी से एंटिटी के बीच डेटा का फ्लो नहीं हो सकता है, तो डेटा का फ्लो एंटिटी के और एंटिटी के बीच में नहीं हो सकता है, एंटिटी से एंटिटी के बीच में डेटा का फ्लो नहीं हो सकता है। तो अपन ऐसे बात करें तो ये अपने बनाई एक एंटिटी जिसको अपने किससे बनाया, रेक्टेंगुलर शेप से, ये दूसरी बनाई एंटिटी जिसको अपने किससे बनाया, रेक्टेंगुलर शेप से, और उसके बीच में डेटा का फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है कि एंटिटी से एंटिटी के बीच में डेटा फ्लो नहीं हो सकता, तो एंटिटी से डायरेक्टली एक्सटर्नल एंटिटी के बीच में डेटा का फ्लो संभव नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करें, ठीक है, तो एंटिटी से डायरेक्ट अपन डेटा स्टोर में डेटा फ्लो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एंटिटी से अपने को पहले प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा, फिर प्रोसेस से डेटा स्टोर में जाएंगे, प्रोसेस बीच में रहेगा, तो अपन डायरेक्ट एक्सटर्नल एंटिटी से डेटा स्टोर के बीच में डायरेक्टली डेटा का फ्लो नहीं कर सकते। तो एक्सटर्नल एंटिटी से डाटा स्टोर के बीच डायरेक्टली डेटा का फ्लो नहीं हो सकता है। तो अपने को याद रखना है कि जो एक्सटर्नल एंटिटी है, कौन सी एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी, तो जो एक्सटर्नल एंटिटी है उस एक्सटर्नल एंटिटी से, यानी कि एक्सटर्नल एंटिटी क्या हो गई अपनी रेक्टेंगुलर शेप, इससे जो डेटा स्टोर है, ठीक है, उस डेटा स्टोर यानी कि डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में डेटा फ्लो नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो एंटिटी है उस एंटिटी से सबसे पहले डेटा का फ्लो कहाँ होगा, प्रोसेस में होगा, और प्रोसेस से कहाँ जाएगा, डेटा स्टोर में जाएगा। तो डायरेक्टली अपन एंटिटी से डेटा स्टोर के अंदर डेटा का फ्लो नहीं करवा सकते हैं, क्या डेटा का फ्लो नहीं करवा सकते हैं। तो अपने को याद रखना है कि एक्सटर्नल एंटिटी से डाटा स्टोर में डायरेक्टली डेटा का फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एंटिटी के बीच और डेटा फ्लो के बीच में, डाटा स्टोर के बीच में क्या आएगा, प्रोसेस आएगा, क्या आएगा, प्रोसेस आएगा। अब अपना लास्ट तीसरा रूल है, उसके अंदर बोला जाता है कि जो डेटा स्टोर है, तो एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा स्टोर के बीच में अपन डाटा का फ्लो करा सकते हैं क्या, तो ये भी नहीं हो सकता। जैसे एक डेटा स्टोर है जो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो दूसरा डेटा स्टोर है, ठीक है, दूसरा डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दोनों के बीच में आपस में डेटा का फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसका भी फ्लो नहीं हो सकता। एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा स्टोर, एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा स्टोर के बीच, एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा स्टोर के बीच डेटा का फ्लो नहीं हो सकता। तो हमने को ये याद रखना है कि जो एक डेटा स्टोर है, उस एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा स्टोर के बीच में डेटा का फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा के स्टोर के बीच डेटा का फ्लो नहीं हो सकता। एक डबल हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा स्टोर, एक डबल हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा स्टोर के बीच में डेटा का ट्रांसफर या डेटा का फ्लो नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो अपन ने अपने रूल्स के अंदर, डीएफडी के अंदर क्या क्या बात की कि किसके अंदर डेटा का ट्रांसफर संभव है, यानी डेटा का फ्लो कौन कौन से स्टेप में संभव है और कौन कौन से स्टेप में डेटा का फ्लो संभव नहीं है। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, जो लेवल्स ऑफ डीएफडी की बात की थी उसके अंदर लेवल 0 डीएफडी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लेवल 0 डीएफडी। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि लेवल 0 डीएफडी क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको अपन इनिशियल लेवल या फर्स्ट लेवल डीएफडी भी कहते हैं, क्योंकि डीएफडी की शुरुआत लेवल 1 से नहीं होती, लेवल 0 से होती है। लेवल 0 से होती है, तो लेवल 0 डीएफडी को इनिशियल लेवल या फिर फर्स्ट लेवल डीएफडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट लेवल डीएफडी भी कहते हैं। तो अपने को पूछा जाए कि जो इनिशियल लेवल डीएफडी या फिर फर्स्ट लेवल डीएफडी कौन सी है, तो वो है लेवल 0 डीएफडी, ना कि लेवल 1। ठीक है, तो लेवल 0 डीएफडी है, इसको क्या बोला जाता है, इनिशियल लेवल डीएफडी या फिर फर्स्ट लेवल डीएफडी भी बोला जाता है। और इसका क्या नाम है, तो लेवल 0 डीएफडी है, इसको कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी कहा जाता है। तो लेवल
जीरो डीएफडी को लेवल जीरो डीएफडी को कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी कहा जाता है। और अपने को पूछा जाए कि लेवल जीरो डीएफडी के अंदर कितने प्रोसेस होते हैं, तो लेवल जीरो डीएफडी के अंदर एक ही प्रोसेस होता है। कितना होता है? एक ही प्रोसेस होता है। तो लेवल जीरो डीएफडी एक ही प्रोसेस होता है। कितना प्रोसेस होता है? एक ही प्रोसेस होता है। तो लेवल जीरो डीएफडी के अंदर याद रखना है कि जो अपना इनपुट और आउटपुट के बाद में जो प्रोसेस होएगा वो प्रोसेस कितना होगा? एक ही होएगा, सिंगल प्रोसेस होएगा। कितना होएगा? सिंगल प्रोसेस, यानी एक ही प्रोसेस होता है। तो अपने को याद रखना है कि लेवल जीरो डीएफडी को इनिशियल लेवल डीएफडी, फर्स्ट लेवल डीएफडी या कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, या फिर इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कितना होता है? एक ही प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक ही प्रोसेस होता है। अब इस एक ही प्रोसेस की सहायता से सिस्टम की जो मेन फंक्शनलिटी है उसको क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। तो लेवल जीरो डीएफडी को लेवल जीरो डीएफडी को एक प्रोसेस की सहायता से सिस्टम की मेन फंक्शनलिटी को डिफाइन किया जाता है। तो अपने को पूछा जाए कि जो लेवल जीरो डीएफडी है, इस लेवल जीरो डीएफडी के अंदर जो ये एक प्रोसेस है, इसी एक प्रोसेस के साथ ऐसे किया जाता है, सिस्टम की जो भी मेन फंक्शनलिटी होती है उसको पूरा क्या कर दिया जाता है? उसको डिफाइन कर दिया जाता है। और अपने को पूछा जाए सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल की डीएफडी भी कौन सी होती है? तो जीरो लेवल की होती है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा के पीछे फ्लो का रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिर्फ अपना ओवरव्यू के रूप में देखते हैं, उसका डिटेल में उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं। तो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गई। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया? अपने को सिर्फ ऊपर से ही पता चला। क्या पता चला? ऊपर से ही पता चला, अंदर डीपली उसका पता नहीं चला। तो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी कौन सी होती है सिस्टम की? वो भी कौन सी होती है? लेवल जीरो डीएफडी होती है। कौन सी होती है? लेवल जीरो डीएफडी होती है। तो लेवल जीरो डीएफडी सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सिस्टम सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सिस्टम का क्या करती है? रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है। और अपना जो ये लेवल जीरो डीएफडी है, उस लेवल जीरो डीएफडी के अंदर अपन क्या करते हैं? डेटा स्टोर को भी काम में नहीं लेते हैं। ठीक है। तो अपन ये लेवल जीरो डीएफडी की बात की है। आगे अपन जो लेवल जीरो डीएफडी के अंदर डायग्राम कैसे बनता है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं। ठीक है। लेवल जीरो डीएफडी है। ठीक है। उस लेवल जीरो डीएफडी है, उस लेवल जीरो डीएफडी को अपने बोला था इनिशियल लेवल डीएफडी या फिर फर्स्ट लेवल डीएफडी भी बोला था। ठीक है। और अपने इसको कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी इसको बोला है। ठीक है। और इसके अंदर जो जीरो लेवल डीएफडी होती है, इसके अंदर प्रोसेस कितना होता है? तो एक ही प्रोसेस होता है। उस एक ही प्रोसेस की सहायता से क्या किया जाता है? सिस्टम की जो मेन फंक्शनलिटी होती है उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है। और अपन ने बोला था जो ये लेवल जीरो की जो डीएफडी होती है वो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या करती है? सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। तो अपने को पूछा जाए कि जो कौन सा डीएफडी होती है जो कि क्या करती है? सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, तो वो कौन सी होती है? लेवल जीरो की डीएफडी होती है। ठीक है। अब अपन बात करें तो जो लेवल जीरो की जो डीएफडी होती है इसके अंदर अपन सिर्फ इनपुट आउटपुट और प्रोसेस यूज लेते हैं, तो इसके अंदर डेटा स्टोर है उसको काम में नहीं लिया जाता है। तो लेवल जीरो डीएफडी में डाटा स्टोर को काम में नहीं लिया जाता है। जो लेवल जीरो डीएफडी होती है उस लेवल जीरो डीएफडी में जो लेवल जीरो की डीएफडी है उस लेवल जीरो की डीएफडी में जो डेटा स्टोर है उस डेटा स्टोर को काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है। तो उस लेवल जीरो डीएफडी का डायग्राम किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले जो इनपुट एंटिटी होती है जिसको अपन किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगुलर शेप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। फिर अपन लाइन यानी कि जो एरो विथ लाइन विथ एरो जिसके अंदर अपन डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर अपन लिख देंगे क्या, कॉलेज मैनेजमेंट। तो इसके अंदर कितना प्रोसेस हो गया, एक ही प्रोसेस हो गया, ठीक है, और एक इनपुट है और एक क्या हो जाएगा, आउटपुट। फिर डेटा फ्लो विथ एरो विथ लाइन के साथ डेटा फ्लो होगा और किसके अंदर जाएगा, एंटिटी यानी कि जो आउटपुट जिसका रेक्टेंगुलर शेप होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक ही प्रोसेस, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, लेवल 0 की डीएफडी बोली जाती है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल पूछा जाए तो ये कॉलेज का जो मैनेजमेंट सिस्टम हो गया जिसके अंदर प्रोसेस क्या है, एक ही है, ये क्या हो गया, एक प्रकार की लेवल 0 डीएफडी हो गई, क्या हो गई, लेवल 0 डीएफडी हो गई, ठीक है। अब अपन बात करें दूसरा, अगर इसका एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो अपन जैसे कि अपना अपन जो ऑनलाइन जो भी बुक करते हैं, ठीक है, गाड़ी की टिकट है, ठीक है, तो ट्रेन की टिकट या फिर बस की टिकट जो बुक करता है तो कौन करता है, पैसेंजर। तो पैसेंजर क्या हो गया, पैसेंजर एंटिटी हो गए, तो इसको रेक्टेंगुलर शेप में, और जो डेटा फ्लो है वो किसके साथ में, तो रेलवे का जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है जिसके द्वारा क्या होती है, टिकट को रिजर्व बुक किया जाता है, ठीक है। तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम वो क्या हो गया, अपना प्रोसेस हो गया, जिसको अपने किसमें सर्कल शेप में रिप्रेजेंट किया है। और जो अपना फिर आउटपुट है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, वो एडमिन, वो क्या करता है, उसको अप्रूव करता है, टिकट कंफर्म करेगा, ठीक है। ये जो भी अपडेट होगा उस टिकट का अपडेट वो कौन देगा, एडमिन देगा, ठीक है। तो अपना जो ये रेलवे का जो सिस्टम हो गया, ठीक है, रेलवे का जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, इसके अंदर पैसेंजर के द्वारा क्या होता है, डेटा फ्लो होता है, ठीक है, जो अपन टिकट बुकिंग के लिए करते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, या तो एक तो टिकट बुक करते हैं इसके अंदर डेटा फ्लो के लिए, ठीक है, या फिर डेटा फ्लो के अंदर क्या करते हैं, ट्रेन की इंक्वायरी कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, ठीक है, तो वो भी अपन इस रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर करते हैं, तो इंक्वायरी, ठीक है। या फिर अपन करते हैं कि टिकट का अपना जो स्टेटस है उसको जानने के लिए इसके अंदर क्या करते हैं, डेटा फ्लो करते हैं, टिकट स्टेटस। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है। और जो आउटपुट कौन बताता है कि टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हुई, वो एडमिन बताता है, कौन बताता है कि टिकट कंफर्म हुई है या फिर नहीं हुई। या फिर जो ट्रेन है उस ट्रेन का स्टेटस को अपडेट भी कौन करता है डेटा फ्लो में, तो वो करता है एडमिन। क्या करता है, एडमिन। एडमिन चाहे तो वो ट्रेन का स्टेटस बता सकता है कि ट्रेन का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है, या कुछ भी हुआ है, ये रूट चेंज हो गया है, वो कौन बताएगा, एडमिन बताएगा। तो जो ये रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है इसमें एक ही प्रोसेस है, वो कौन सा है, वेबसाइट जो कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम ही पूरा मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेवल 0 डीएफडी हो गई, क्या हो गई, लेवल 0 डीएफडी, जिसके अंदर क्या एक ही प्रोसेस है। अब अपन बात करें तो इसका जो लेवल 0 डीएफडी का कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कैसे बनता है इसका, तो लेवल 0 डीएफडी का कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। तो लेवल 0 डीएफडी का जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है वो सिस्टम के एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में रिलेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, सेंटर में बीच में है तो ये आ जाएगा अपना प्रोसेस, और बाकी जितने भी प्रकार के इनपुट ये जो एंटिटीज होगी, एक्सटर्नल एंटिटीज, वो सीधा डायरेक्ट इसके साथ में क्या होगा, डेटा फ्लो के साथ में डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, जिससे कि इसमें इनपुट आउटपुट नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, सब डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं सेंट्रल जो इसके अंदर प्रोसेस होगा उसके थ्रू। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम सिस्टम के एक्सटर्नल फैक्टर, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम सिस्टम के एक्सटर्नल फैक्टर के बीच रिलेशन को मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो जो अपना कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या करता है, सिस्टम के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसके बीच में क्या करता है, रिलेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में, तो अगर अपन सेंटर के अंदर ले प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस, कॉलेज का जो मैनेजमेंट सिस्टम हो गया वो अपने के ले लिया, इसके अंदर प्रोसेस के लिया। तो जो स्टूडेंट का जो भी डेटा फ्लो होगा वो भी किसके थ्रू होके जाएगा, वो भी कॉलेज के मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा होके जाएगा। और जो एडमिन का भी जो सिस्टम होगा, ठीक है, वो भी किसके थ्रू होके जाएगा, वो भी कॉलेज के जो प्रोसेस वाला सिस्टम है, ठीक है, मैनेजमेंट का, उससे थ्रू हो जाएगा, ठीक है। कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स के
कैंप्स वगैरह जो एक्टिविटीज होगी जो भी इसके थ्रू होके जाएगी वो भी कॉलेज के मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होके जाएगी। ये फैकल्टी है, उस फैकल्टी को भी मैनेज कौन करेगा? कॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम करेगा, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना वो भी कौन कराएगा? वो भी कॉलेज में का मैनेजमेंट सिस्टम ही कराएगा। तो ये जो सारी एंटिटीज हैं वो सारी की सारी एक ही प्रोसेस से होके जा रही है जिसका नाम क्या है? कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक ही प्रोसेस होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको अपन बोलते हैं लेवल 0 DFD। अब अपन बात करते हैं, ये था कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो ऊपर मैंने बताया था, ठीक है। तो अपन बात करते हैं लेवल 1 DFD क्या होती है। लेवल 1 DFD, तो लेवल 1 DFD होती है। ये लेवल 0 DFD का क्या होता है? इंक्रीज रूप होता है। क्या होता है? तो यहाँ लेवल 0 DFD का इंक्रीज रूप होता है। तो जो अपना लेवल 1 DFD होता है ये क्या होता है? लेवल 0 DFD होती है। उस लेवल 0 DFD का क्या होता है? इंक्रीज रूप होता है, ठीक है। और जो लेवल 1 DFD में एक से ज्यादा प्रोसेस और डेटा स्टोर को काम में लेते हैं। जो लेवल 1 DFD होती है इसके अंदर क्या होता है? एक तो एक से ज्यादा क्या होता है? प्रोसेस होते हैं और क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। मतलब एक से ज्यादा अगर प्रोसेस और डेटा स्टोर की बात करें तो वो किसमें यूज होते हैं? लेवल 1 DFD के अंदर यूज होता है। तो लेवल 1 DFD में एक से ज्यादा प्रोसेस और डेटा स्टोर को काम में लेते हैं। तो अपन बात करें तो जो लेवल 1 DFD है उस लेवल 1 DFD में अपन क्या करते हैं? एक से ज्यादा प्रोसेस या डेटा स्टोर को क्या करते हैं? काम में लेते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि अपना एक प्रोसेस हो गया क्या? कॉलेज का जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसको अपने फर्दर डेटा फ्लो, एक तो टीचर के अंदर डेटा फ्लो हुआ, ठीक है, उस मैनेजमेंट के द्वारा, और एक स्टूडेंट के अंदर जो डेटा का फ्लो हुआ, ठीक है। अब उस डेटा फ्लो को अपन कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे तो उसके लिए भी क्या होगा? एक डेटा स्टोर होगा। जो टीचर प्रोसेस है उसको क्या करेगा? डेटा को स्टोर करेगा। तो डेटा स्टोर टीचर के प्रोसेस का और एक डेटा स्टोर किसका? स्टूडेंट का प्रोसेस का। तो इसमें क्या है? जो लेवल 1 DFD है वो क्या है? लेवल 0 DFD का इंक्रीज रूप है। इसके अंदर एक से ज्यादा क्या होंगे? प्रोसेस होंगे और क्या होंगे? डाटा स्टोर होंगे, ठीक है। तो अपने वो किसके अंदर काम में लेते हैं? लेवल 1 DFD के अंदर काम में लेते हैं। अब जो लेवल 2 DFD होती है ये क्या होती है उसकी बात करेंगे। तो लेवल 2 DFD, तो लेवल 2 जो DFD होती है ये क्या होती है? तो लेवल 1 DFD का ये एक्सटेंडेड रूप होती है, ठीक है, ये इंक्रीज रूप होती है। तो लेवल 1 DFD का एक्सटेंडेड रूप होती है। तो जो लेवल 2 DFD होती है वो क्या होती है? लेवल 1 DFD का क्या होती है? एक्सटेंडेड रूप होती है। अगर इसकी अपन बात करें तो अपन ने जो ऊपर बात की थी, ठीक है, इसके अंदर जो कॉलेज का मैनेजमेंट, ठीक है, इसके अंदर जो इनपुट आएगा फिर टीचर प्रोसेस, तो ये यहाँ तक की अगर सिर्फ बात करता हूँ, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाता? 0 लेवल की DFD हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से अपन यहाँ तक की बात करें तो ये किसमें आ गया? लेवल 1 की DFD आ गई, ठीक है। और अगर अपन इसको और फर्दर एक्सटेंड कर दें, ठीक है, यहाँ पर अगर डाटा स्टोर ना लेके टीचर की जगह, ठीक है, तो जैसे अपन इसका कैसे डायग्राम बनाएंगे? सबसे पहले तो क्या होगा इसके अंदर? इनपुट, फिर क्या आएगा? ये कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, ठीक है, एक प्रोसेस हो गया। फिर क्या होगा? इसके थ्रू दूसरा डेटा को फ्लो होएगा, वो एक प्रोसेस, दूसरा टीचर, फिर कौन सा? एक स्टूडेंट। अब क्या होता है कि अपने बोला था इसमें एक जो इसका भी एक्सटेंडेड रूप होगा, तो इसका एक्सटेंडेड रूप क्या हो गया? तो यहाँ तक तो ये हो गई क्या? लेवल 1 DFD हो गई, ठीक है, 1 लेवल। और यहाँ तक हो गई वो कौन सी हो गई? लेवल 0 की हो गई, ठीक है। तो ये लेवल 1 और ये अब लेवल 2 के लिए क्या है? अपन इसको और फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से डेटा फ्लो होगा कि टीचर है वो टीचर कौन सा है? नॉन टेक का है या फिर टेक्निकल टीचर है, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट में भी किस प्रकार का स्टूडेंट है? स्टडी करने वाला, रेगुलर बीच का स्टडी वाला बंदा है, लड़का है, या फिर डिस्टेंस कोर्स कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसका क्या होगा? डाटा स्टोर, इसका भी ऐसा डाटा स्टोर डबल हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, ठीक है।
उसके अंदर डेटा फ्लो होगा। तो ये जो हो गया, अभी इसकी बात करें तो ये क्या हो गई, ये लेवल 2 हो गया। क्या हो गया, लेवल 2 की डीएफडी हो गई, जो कि क्या है लेवल 1 का भी क्या एक्सटेंडेड रूप है, क्या है एक्सटेंडेड रूप है। ठीक है, और अपन इसी डायग्राम को क्या है कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें क्या करेंगे बीच में प्रोसेस कर देंगे और बाकी सब जगह क्या कर देंगे फैकल्टी लगा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद में अपन बात करें उसके बाद में अपन बात करते हैं। ठीक है, जो लेवल 3 डीएफडी होती है वो क्या होती है लेवल 2 का एक्सटेंडेड रूप होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, डेटा डिक्शनरी। क्या है, डेटा डिक्शनरी, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, हेलो गाइस, तो आज की क्लास के अंदर अपन डीएफडी के आगे डेटा डिक्शनरी की बात करेंगे। ठीक है, कि डेटा डिक्शनरी होता है, इसके अंदर कौन कौन से डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस का अगला पार्ट है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकल। ठीक है, तो अपन बात करें तो डेटा डिक्शनरी, तो डेटा डिक्शनरी को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो डेटा डिक्शनरी है वो किसको स्टोर करने में काम आती है, तो डेटा डिक्शनरी मेटा डेटा। कौन सा डेटा, मेटा डेटा। मेटा डेटा को ही क्या बोला जाता है, डेटा अबाउट डेटा। मतलब कि जो डेटा है उस डेटा का ही डेटा क्या कहलाती है, मेटा डेटा कहलाती है। डेटा डिक्शनरी क्या करती है, डेटा डिक्शनरी मेटा डेटा मतलब कि डेटा अबाउट डेटा को क्या करती है, स्टोर करने में काम आती है। क्या है, स्टोर करने में काम आती है। तो अपने को पूछा जाए कि जो डिक्शनरी है वो डिक्शनरी या जो डाटा डिक्शनरी है वो डाटा डिक्शनरी क्या करती है, तो डाटा डिक्शनरी मेटा डेटा यानी कि डेटा अबाउट डेटा उसको क्या करती है, स्टोर करती है। क्या करती है, स्टोर करती है। उसमें कौन सा काम आती है, डाटा डिक्शनरी। अब जैसे कि अपन एग्जांपल लें, ठीक है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का, किसका, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। जैसे अपन एग्जांपल ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का, ठीक है, तो अपन एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर, ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। जैसे कि अपने एक टेबल बनाई, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा, रोल नंबर लिखा, क्या लिखा, रोल नंबर। ठीक है, फिर क्या लिखा, फिर उसमें नेम लिखा, और क्या लिखा, सिटी, और क्या लिखा, एज। ये अपने क्या लिया, इसके कॉलम लिए। फिर अपन ने रोल नंबर में 1 2 और क्या 3। तो यहाँ पे जैसे कि अपन ने डेटा लिया, जैसे कि ले लिया सुरेश, ठीक है, देव और महेश। ठीक है, और सिटी अपन ने लिख दी सुरेश की बाड़मेर, और देव की लिख दी जयपुर, और महेश की लिख दी मुंबई। क्या लिख दी, मुंबई। ठीक है, तो इसकी एज, जैसे कि सुरेश की एज है 24, देव की एज है 26, और महेश की एज भी है 26। तो यहाँ पर इस टेबल को अगर देखें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की टेबल में, तो यहाँ पे मेटा डेटा क्या है, तो मेटा डेटा यहाँ पर है जो कि डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो अपने को इस टेबल के अंदर जो एक्चुअल डेटा है उस एक्चुअल डेटा को नहीं, अपन जो यहाँ पर देख रहे हैं कि टेबल का नाम क्या है। ठीक है, जैसे कि टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर है जो कॉलम नेम, जैसे कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गई, एज हो गई। ठीक है, और फिर अपन देखते हैं कॉलम का टाइप, यानी कि कॉलम का जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है। ठीक है, ये फिर मिक्स में है, ठीक है, एरे। ये फिर उसका साइज, जो यहाँ पे रोल नंबर का जो कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर जो डेटा आएगा उसका साइज क्या है। या फिर जो कॉलम कंस्ट्रेंट, यानी कि जो कॉलम है ये कॉलम इतना बड़ा होगा। ठीक है, ये कॉलम का जो कंस्ट्रेंट है इसके अंदर, ठीक है, साइज के हिसाब से, टाइप के हिसाब से जो कंस्ट्रेंट है, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन का जो स्टोर्ड होगा वो किसके अंदर होगा, वो होगा डेटा डिक्शनरी के अंदर। किसके अंदर होगा, डेटा डिक्शनरी। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेटा डेटा। क्या बोला जाता है, मेटा डेटा। और मेटा डेटा को अपन क्या बोलते हैं, डेटा अबाउट डेटा। क्या बोलते हैं, डेटा अबाउट डेटा, जिसको मेटा डेटा बोला जाता है। ठीक है, और इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, इसको किया जाता है स्टोर डेटा डिक्शनरी में। कहाँ स्टोर किया जाता है, डेटा डिक्शनरी। ठीक है, तो अपना यहाँ पर मेटा डेटा क्या क्या है, यहाँ पे देखें तो जैसे कि टेबल का नाम हो गया, क्या हो गया, टेबल का नेम, वो क्या है, यहाँ पर मेटा डेटा है। और क्या हो गया, यहाँ पे जैसे कि अपन ने कॉलम के नेम देखे, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का मेटा डेटा है। ठीक है, और जैसे कि ये कॉलम है, उस कॉलम का टाइप क्या है। ठीक है, तो कॉलम टाइप, कॉलम के अंदर जो भी है उस डेटा का टाइप के साथ साथ उसका साइज क्या है। ठीक है, और क्या हो गया, जो कॉलम के कंस्ट्रेंट हो गए, क्या हो गए, कॉलम के कंस्ट्रेंट।
तो ये सब किसके अंदर आएंगे, मेटा डेटा के अंदर आएंगे। तो अपने को पूछा जाए कि डेटा डिक्शनरी के अंदर किसको स्टोर किया जाता है, तो डेटा डिक्शनरी के अंदर मेटा डेटा यानी कि डेटा अबाउट डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर अपन देखें, अगर टेबल को देखें तो टेबल के अंदर जो टेबल का नाम हो गया, टेबल का अंदर जो कॉलम नेम हो गया, कॉलम का टाइप हो गया, कॉलम का साइज हो गया और कॉलम के जो कंस्टेंट हो गए, वो सब किसके अंदर आएंगे, मेटा डेटा यानी कि डेटा डिक्शनरी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अपन इसके अंदर आगे बात करें कि डेटा डिक्शनरी है वो कितने टाइप्स की होती है, क्या होती है डाटा डिक्शनरी है, वो डाटा डिक्शनरी जो अपनी है वो कितने टाइप्स की होती है। तो डेटा डिक्शनरी का टाइप, डेटा डिक्शनरी दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्टिव डेटा डिक्शनरी और दूसरी होती है कौन सी, पैसिव डेटा डिक्शनरी। एक तो होती है कौन सा, एक्टिव डेटा डिक्शनरी, दूसरी कौन सी होती है, पैसिव डेटा डिक्शनरी। अब एक्टिव डेटा डिक्शनरी होती है, इसको क्या कहा जाता है, तो एक्टिव डेटा डिक्शनरी को इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, तो अपन सबसे पहला पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक्टिव डेटा डिक्शनरी है और इसे क्या कहा जाता है, इसे इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी, इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी भी कहा जाता है। इसे इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी भी कहा जाता है। ठीक है, और अपन बात करें, ठीक है, तो यहाँ डेटाबेस के साथ इनबिल्ड होती है जो ये अपनी एक्टिव डेटा डिक्शनरी होती है। ये क्या होती है, ये इस एक्टिव डेटा डिक्शनरी को अपन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी भी कहते हैं, या फिर ये जो डेटाबेस है उसके साथ में क्या होती है, इनबिल्ड होती है। मतलब जब डेटाबेस बनता है तो उसके साथ ही ये क्या बन जाती है, इसको अपन बाद में नहीं बनाते हैं, क्या बाद में नहीं बनाते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या होती है, ये डेटाबेस के साथ क्या होती है, इनबिल्ट होती है। क्या होती है, इनबिल्ट होती है। ये डेटाबेस के साथ क्या होती है, इनबिल्ट होती है। ठीक है, और अपन जब भी कुछ डेटाबेस के अंदर चेंज करते हैं तो ये जो ऑटोमेटिकली जो अपनी एक्टिव डेटा डिक्शनरी होती है, ये भी क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। तो अपन बात करें जो एक्टिव डेटा डिक्शनरी है, इसको अपन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी भी कहते हैं। और ये क्या होती है, डेटाबेस के साथ में इनबिल्ट होती है। और जब भी अपन क्या करते हैं, जब भी डेटाबेस में कुछ चेंज किया जाता है तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। तो अपन बात करें जो एक्टिव डेटा डिक्शनरी है, उस एक्टिव डेटा डिक्शनरी को इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी भी कहा जाता है। और ये डेटाबेस के साथ क्या होती है, इनबिल्ट होती है। और जब भी कुछ डेटाबेस के अंदर चेंज किया जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो डेटा डिक्शनरी है, ये एक्टिव डेटा डिक्शनरी क्या होती है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कौन सा, पैसिव डेटा डिक्शनरी। पैसिव डेटा डिक्शनरी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो पैसिव डेटा डिक्शनरी इसकी बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, इसको नॉन इंटीग्रेटेड डिक्शनरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन इंटीग्रेटेड डिक्शनरी। नॉन इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी इसको क्या कहा जाता है। और यह डेटाबेस के साथ इनबिल्ट नहीं होती है। तो याद रखना है कि पैसिव वाली है, यह क्या है, यह डेटाबेस के साथ इनबिल्ट नहीं होती है। यह डेटाबेस के साथ इनबिल्ट नहीं होती है। अब इसकी बात करें तो जब अपन डेटाबेस के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो ये अपने आप अपडेट नहीं होगी, इसको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। किसको, पैसिव डेटा डिक्शनरी को। जब भी डेटाबेस में कुछ चेंज किया जाएगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी, इसको क्या करना पड़ेगा, अपने मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। जब डेटाबेस में पैसिव में जब डेटाबेस में कुछ चेंज किया जाता है तो यह अपने आप अपडेट नहीं होती है, से मैनुअली अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो अपन बात करें तो जो अपने एक पैसिव डेटा डिक्शनरी है, इसको नॉन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। और यह डेटाबेस के साथ इनबिल्ट नहीं होती है। और जब इसमें डेटाबेस में कुछ चेंज किया जाता है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होती है, बल्कि इसको क्या किया जाता है, मैनुअली अपडेट किया जाता है। किसको,
डेटा डिक्शनरी को, ठीक है, पैसिव वाली डेटा डिक्शनरी को, जो कि एक्टिव वाले को अपने को अपडेट नहीं करना पड़ता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। इसके आगे डाटा डिक्शनरी के आगे वो है अपना डिसीजन ट्री। कौन सा है? डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री की अपन बात करें, ठीक है, तो डिसीजन ट्री के द्वारा अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपन ने बताया था कि जो डीएफडी है, डाटा फ्लो डायग्राम, जिसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें सिर्फ डेटा फ्लो का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। उसमें अपन ने बोला था लॉजिक या फिर जो डिसीजन टेकिंग वाला है वो रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं किया जाता। तो अपने जो डिसीजन वाला रिप्रेजेंटेशन है वो किसके अंदर किया जाता है? वो डिसीजन ट्री के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? डिसीजन ट्री के अंदर किया जाता है। तो डिसीजन ट्री के द्वारा किसी इनपुट को काम में लेके प्रोसेस के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें डिसीजन ट्री के द्वारा किसी एक इनपुट को काम में लेके प्रोसेस के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने को पूछा जाए कि डिसीजन ट्री के द्वारा क्या होता है, तो डिसीजन ट्री के द्वारा जो इनपुट होता है उस पर जो प्रोसेस करने के बाद जो डेटा के फ्लो है, उस डेटा के फ्लो का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको यूज किया जाता है? डिसीजन ट्री को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? डिसीजन ट्री को। ये क्या करती है? तो डिसीजन ट्री है वो प्रोसेस के फ्लो के बारे में बताती है कि प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद में प्रोसेस है वो कहाँ पर डायरेक्शन में जाएगा। तो उसके फ्लो के बारे में कौन बताती है? डिसीजन ट्री बताती है। किसके फ्लो के बारे में बताती है? ये प्रोसेस के फ्लो के बारे में बताती है। जबकि जो अपन डीएफडी की बात कर रहे हैं वो किसको बता देती है? वो डाटा के फ्लो के बारे में बताती है, वो प्रोसेस के फ्लो के बारे में नहीं बता देती, ठीक है। तो अपन डिसीजन ट्री की बात करें तो डिसीजन ट्री हमेशा प्रोसेस के फ्लो के बारे में बताती है। तो अपन बात करें किसकी? डिसीजन ट्री की। किसकी? डिसीजन ट्री की। तो डिसीजन ट्री क्या करता है? तो डिसीजन ट्री हमेशा प्रोसेस के फ्लो के बारे में बताती है। इसके फ्लो के बारे में बताती है, प्रोसेस के फ्लो के बारे में बताती है। और डिसीजन ट्री में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो डिसीजन ट्री में प्रोसेस को नोड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? ये अपने को याद रखना है कि जो डिसीजन ट्री है उस डिसीजन ट्री में जो प्रोसेस है, जैसे अपने डीएफडी है, उस डीएफडी के अंदर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपने किससे रिप्रेजेंट किया था? अपने डीएफडी के अंदर जो प्रोसेस है उसको अपने सर्कल से रिप्रेजेंट किया था। ऐसे ऐसे जो डिसीजन ट्री है उस डिसीजन ट्री में प्रोसेस को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिसीजन ट्री में प्रोसेस को नोड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपन बात करें कि जो डिसीजन ट्री है उस डिसीजन ट्री में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को किसके रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो प्रोसेस को किसके रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? नोड के रूप में। अब यहाँ पे भी क्या है कि अलग अलग नोड को अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है, उस अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग नोड शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें अपन बात करें तो अगर एक डिसीजन नोड है, क्या है? डिसीजन नोड। और दूसरा है क्या? चांस नोड। कौन सा नोड है? चांस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखे तो चांस। और एक हो गया डिसीजन जो लॉजिक के हिसाब से देखे। और तीसरा हो गया कौन सा? टर्मिनेटर नोड। कौन सा नोड? टर्मिनेटर नोड। यहाँ पे जो नोड है उस नोड का भी रिप्रेजेंटेशन तीन शेप में होता है, ठीक है। तीन टाइप के नोड होते हैं, एक तो होता है डिसीजन नोड, दूसरा होता है चांस नोड और तीसरा होता है टर्मिनेटर नोड। तो यहाँ पर जो डिसीजन नोड है उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है? स्क्वायर शेप से। तो अपने को याद रखना है कि जो यहाँ पर जो डिसीजन ट्री है उस डिसीजन ट्री में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो डिसीजन ट्री में प्रोसेस को नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर नोड है वो नोड भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो नोड है उस नोड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और उनके क्या होते हैं? अलग अलग रिप्रेजेंटेशन या शेप्स होते हैं। तो यहाँ पर अपन नोड की बात करें तो अगर
नोड है वो नोड 3 टाइप्स का होता है। एक तो डिसीजन नोड होता है, दूसरा चांस नोड होता है और तीसरा क्या होता है, टर्मिनेटर नोड होता है। और यहाँ पर अपन बात करें अगर डिसीजन नोड की, तो डिसीजन नोड है उस डिसीजन नोड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डिसीजन नोड को स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर शेप से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्क्वायर शेप से अपना जो डिसीजन नोड है उस डिसीजन नोड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर शेप से। और जो चांस नोड है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इलिप्स। तो इलिप्स से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इलिप्स है, उस इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है चांस नोड को। किसको, चांस नोड को। चांस नोड है उस चांस नोड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, चांस नोड है उस चांस नोड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो चांस नोड को इलिप्स शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो टर्मिनेटर नोड है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रायंगल से। किससे, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने को पूछा जाए कि जो नोड है वो नोड कितने टाइप के होते हैं डिसीजन ट्री में, तो 3 टाइप्स के होते हैं, डिसीजन नोड, चांस नोड और टर्मिनेटर नोड। और जो डिसीजन नोड है उसको स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चांस नोड को इलिप्स शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टर्मिनेटर नोड को ट्रायंगल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जो डिसीजन नोड है, ठीक है, तो डिसीजन नोड होता है वो क्या होता है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले डिसीजन नोड। कौन सा नोड, डिसीजन नोड। अब अपन ने बात की तो डिसीजन नोड है उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, तो उसको स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट किया जाए। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखना है कि जो डिसीजन नोड है उसको सिर्फ एक बार ही डिकम्पोजिशन किया जा सकता है। तो याद रखना है कि जो डिसीजन नोड होगा उसको कितनी बार डिकम्पोजिशन किया जा सकता है, तो सिर्फ एक बार ही डिकम्पोजिशन किया जा सकता है। तो डिसीजन नोड को सिर्फ एक बार ही, डिसीजन नोड को सिर्फ एक बार ही डिकम्पोजिशन किया जा सकता है। तो अपने को पूछा जाए कि डिसीजन नोड है उस डिसीजन नोड को कितनी बार डिकम्पोज किया जा सकता है, तो डिसीजन नोड को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही डिकम्पोजिशन किया जा सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड नोड, जिसका नाम क्या है, चांस नोड। क्या नाम है, चांस नोड। चांस नोड होता है, चांस नोड को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन ने बोला था चांस नोड को अपन इलिप्स शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, इलिप्स शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो चांस नोड है उस चांस को नोड को मल्टीपल टाइम्स डिकम्पोजिशन किया जा सकता है। तो अपने को ये लाइन याद रखनी है कि जो चांस नोड है, कौन सा नोड है, चांस नोड। चांस नोड को मल्टीपल टाइम डिकम्पोजिशन किया जा सकता है। तो अपन बात करें जो डिसीजन नोड था उसको क्या है, उसको सिर्फ एक बार ही डिकम्पोजिशन किया जा सकता है। लेकिन जो चांस नोड है उस चांस नोड को अपन मल्टीपल टाइम यानी कि एक से अधिक टाइम पर उसको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपना जो थर्ड नोड है वो कौन सा है, टर्मिनेटर नोड। कौन सा है, टर्मिनेटर नोड। टर्मिनेटर नोड है उस टर्मिनेटर नोड को अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम एंड नोड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंड नोड। तो अपन बात करें तीसरा नोड जिसका नाम है टर्मिनेटर नोड, या फिर क्या है, एंड नोड। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अपन इसको बोला था ट्रायंगल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रायंगल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ट्रायंगल शेप से किस नोड को रिप्रेजेंट किया जाता है, टर्मिनेटर नोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रायंगल शेप से टर्मिनेटर नोड को, जिसको एंड नोड बोलते हैं, उसको ट्रायंगल शेप से क्या कहता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको कहाँ यूज लेते हैं, इसको जो फाइनल आउटपुट, ये फाइनल जो आउटकम होता है, ठीक है, उस डिसीजन ट्री में जो फाइनल आउटपुट या फाइनल आउटकम होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, टर्मिनेटर नोड का यूज करते हैं। तो इसे फाइनल आउटपुट या फाइनल आउटकम को दर्शाने के लिए काम में लेते हैं। क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो अपने को पूछा जाए कि जो टर्मिनेटर नोड है उसका यूज क्या किया जाता है, तो इसको फाइनल आउटपुट या फाइनल आउटकम को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, और उसको जो ट्रायंगल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका किसी भी प्रकार का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो अपने पूछा जाए कौन से नोड का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, टर्मिनेटर नोड का डिकम्पोजिशन नहीं किया जा सकता है। तो इसे टर्मिनेटर नोड है उसको डिकम्पोजिशन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो टर्मिनेटर नोड है उसको डिकम्पोजिशन नहीं किया जा सकता। अगर अपन
बात करें, ठीक है, तो अपन एक ऐसे एग्जाम्पल लें कि डिसीजन, जैसे कि अपन बात करें जैसे कस्टमर है, ठीक है, तो उसकी कस्टमर की जैसे कि गिफ्ट लाइंस में क्या हो सकता है, तो उसके अंदर अपन देखें, एक तो ऐसे कस्टमर होंगे जो 3 साल से पहले से के होंगे, ठीक है, एक ऐसे कस्टमर होंगे जो 1-2 साल से होंगे, और ऐसे कस्टमर भी होंगे जो न्यू कस्टमर होंगे, ठीक है। तो अपन इसके अंदर बात करें तो ऐसे ऐसे डिवीजन करते जाएंगे, फिर इसको फर्दर डिवीजन करेंगे कि जो लॉन्ग 3 टाइम्स ईयर से हैं, ठीक है, तो उसके अंदर किसने सेल ज्यादा की थी, किसने कम सेल की है, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है कि इसको अपन फर्दर डिवाइड करते रहते हैं, और इसमें क्या होता है, डिसीजन ट्री को बनाते हैं, ठीक है। डिसीजन ट्री है, उस डिसीजन ट्री के द्वारा जब कंडीशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, तो डिसीजन ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अपन किसको काम में लेते हैं उस टाइम पर, तो डिसीजन टेबल को काम में लेते हैं। किसको लेते हैं, डिसीजन टेबल को काम में लेते हैं। तो ये नोट याद रखना है कि डिसीजन ट्री के द्वारा जब डिसीजन ट्री के द्वारा जब ज्यादा कंडीशन डिसीजन ट्री के द्वारा जब ज्यादा कंडीशन को काम में लिया जाता है, तो डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री की जगह अपन किसको काम में लेते हैं, डिसीजन टेबल को काम लेते हैं। तो जिसके लिए हम डिसीजन टेबल को हम मिलते हैं। तो याद रखना है कि जब अपना जो डिसीजन ट्री है, उस डिसीजन ट्री में क्या होती है, बहुत ज्यादा कंडीशंस आ जाती है, तो अपना जो डिसीजन ट्री होता है वो डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अपन किसको काम में लेते हैं, डिसीजन टेबल को काम में लेते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपग्रेडेड रूप कर रहे हैं। जो भी अपन स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा था, डीएफडी में कुछ कमियां क्या थी कि अपन उसमें डिसीजन फ्लो को, ये प्रोसेस का जो डिसीजन फ्लो है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए अपने क्या लेके आए, डिसीजन ट्री लेके आए। और डिसीजन ट्री में भी जब स्ट्रक्चर है वो, जो कंडीशंस बहुत ज्यादा हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसका स्ट्रक्चर। उसकी कमी को दूर करने के लिए अपन किसको लेकर आए, डिसीजन टेबल को लेकर आए। किसको लेकर आए, डिसीजन टेबल को। और नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल क्या होती है, तो डिसीजन टेबल कंडीशन को एक्शन के द्वारा मैप किया जाता है, जिसे हम टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन, ठीक है, और एक्शन क्या करते हैं, कंडीशन और एक्शन, ठीक है, तो उसको एक टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, डिसीजन टेबल को बोला जाता है। डिसीजन टेबल में अपन क्या करते हैं, तो डिसीजन टेबल कंडीशन को एक्शन के द्वारा मैप किया जाता है, जिसे हम टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने को पूछा जाए कि जो डिसीजन टेबल है, इस डिसीजन टेबल में क्या होता है, तो जो अपनी कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस के साथ में जो उसका एक्शन है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, एक टेबल के रूप में मैप करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को डिसीजन टेबल बोला जाता है। अब डिसीजन टेबल में ज्यादा कंडीशन और उनके एक्शन को आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिसीजन टेबल का एक फायदा क्या है कि डिसीजन टेबल में कितनी भी कंडीशन हो, उनको कंडीशन को उसके एक्शन से आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डिसीजन टेबल में ज्यादा कंडीशन और उनके एक्शन को आसानी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपन बात करें कि जो अपनी डिसीजन टेबल है, उस डिसीजन टेबल में क्या है, एक से ज्यादा, जब बहुत ज्यादा कंडीशंस हो जाती है तो उनके एक्शन को उसके आसानी से क्या कर सकते हैं, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है डिसीजन टेबल का, अपन वो देखें। अगर
तो इसके अंदर सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, एक टेबल टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इस टेबल के अंदर 4 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अपने को पता है कि ये जो होता है ये कौन सा होता है, टॉप होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बॉटम, ठीक है। और ये क्या होता है, राइट। और क्या होता है, ये लेफ्ट। तो इसके हिसाब से देखें तो 4 नाम हो गए। ये क्या हो गया, ये टॉप मोस्ट राइट हो गया, क्या हो गया, टॉप मोस्ट राइट, टॉप मोस्ट राइट, ठीक है। और ऐसे कैसे जो ये हो गया, ये क्या हो गया, टॉप मोस्ट लेफ्ट हो गया, टॉप मोस्ट लेफ्ट, ठीक है। ऐसे कैसे ये क्या हो गया, बॉटम बॉटम, ठीक है। तो बॉटम लेफ्ट हो गया। और ये क्या हो गया, बॉटम राइट हो गया, क्या हो गया, बॉटम राइट, ठीक है। तो अपने इसके अंदर ऐसे 4 बात की, ठीक है। तो डिसीजन टेबल है, उस डिसीजन टेबल में क्या है, 4 बुक्स बनाए, ठीक है। उसके अंदर ऐसे, ठीक है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, उससे अपने क्या 4 नाम लिख दिए, टॉप मोस्ट राइट, टॉप मोस्ट लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऊपर वाला है, जो टॉप मोस्ट लेफ्ट है, ठीक है। तो टॉप मोस्ट लेफ्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, कंडीशन स्टब, ठीक है। तो कंडीशन स्टब किसके अंदर आएगा, वो आएगा टॉप मोस्ट लेफ्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो उसका जो एक्शन स्टब आएगा वो कहाँ आएगा, तो वो आएगा बॉटम लेफ्ट में, कहाँ आएगा, बॉटम लेफ्ट में, यानी उसके नीचे। तो बॉटम लेफ्ट के नीचे बॉटम लेफ्ट है, वहां पर कौन आएगा, एक्शन स्टब आएगा। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, कंडीशन स्टब। कंडीशन स्टब कहाँ आएगा, वो आएगा टॉप मोस्ट लेफ्ट के अंदर आएगा, ठीक है। कंडीशन स्टब है वो कहाँ पे आएगा, तो टॉप मोस्ट लेफ्ट के अंदर आएगा। और उसके नीचे ही क्या आएगा, एक्शन स्टब, जो कि क्या आएगा, बॉटम लेफ्ट के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो आएगा, कौन सी आएगी, कंडीशन एंट्री। कौन कौन सी कंडीशन है उसकी क्या एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, एंट्री। तो वो कहाँ पर आएगा, कंडीशन एंट्री। तो कंडीशन एंट्री आएगा, वो आएगा टॉप मोस्ट राइट की तरफ, कहाँ पर आएगा, टॉप मोस्ट राइट की तरफ। तो टॉप मोस्ट राइट की तरफ है, वो है कंडीशन एंट्री। फिर उसके नीचे कौन सा आएगा, तो बॉटम राइट के अंदर आएगी कौन सी, एक्शन एंट्री। किस कंडीशन के प्रति कौन सी एक्शन होगी। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन स्टब होएगा, ठीक है। इसमें 4 बॉक्स होंगे, एक तो कंडीशन स्टब, एक एक्शन स्टब, और एक कंडीशन एंट्री, और एक एक्शन एंट्री। तो इस प्रकार से इसका क्या किया जाता है, डिसीजन टेबल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब इसके अंदर अपन एक एग्जाम्पल देखें, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपनी एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर अपन को क्या डिसीजन टेबल के द्वारा यूज करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करें तो ये यूजर नेम है वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे इसका पासवर्ड है। अब डिसीजन टेबल के द्वारा अपन लॉजिक सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे क्या है, लॉगिन, ठीक है। तो अपना जो यहाँ पर यूजर नेम है, इसके अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, यूजर नेम है वो सही लगाया हो, पासवर्ड सही लगाया हो, तो क्या हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर अपन दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही नहीं होगा तो भी लॉगिन नहीं होगा। फिर अपन कह रहे हैं कि यूजर नेम सही हो, पासवर्ड गलत हो तो भी क्या होगा, लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। और इसमें चौथी कंडीशन हो जाएगी कि दोनों ही गलत हो तो भी क्या होगा, लॉगिन नहीं होगा। तो इसको अपन क्या करें, जो अपना डिसीजन है, इसको लॉजिक को अपन क्या करें, डिसीजन टेबल के अंदर सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले टेबल बनाते हैं। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कंडीशन, क्या हो जाएगी, कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन के अंदर एक तो रूल नंबर 1 हो गया, फिर रूल नंबर क्या हो गया 2, और फिर रूल नंबर क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया रूल नंबर 4, ठीक है। तो कंडीशन के अंदर क्या होगा, तो कंडीशन किस में डालेंगे, एक तो यूजर नेम के अंदर डालेंगे, ठीक है, और एक किसके अंदर डालेंगे, पासवर्ड के अंदर, क्या इसके अंदर डालेंगे, पासवर्ड। और फिर इन दोनों कंडीशन का जो रिजल्ट की एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी, वो रिजल्ट के अंदर एंट्री होगी, ठीक है। तो कंडीशन जो है वो कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन स्टब हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंडीशन और यूजर नेम और पासवर्ड, ये क्या हो गया, सारी ये सारी हो गई कंडीशन स्टब, क्या हो गई, कंडीशन स्टब। और जो अपनी रिजल्ट की एंट्री है वो रिजल्ट की एंट्री यहाँ पर है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्शन स्टब, क्या बोलते हैं, एक्शन स्टब। तो ये जो अपना रिजल्ट है ये क्या हो जाएगा, एक्शन स्टब हो जाएगा। और जो कंडीशन यूजर नेम और पासवर्ड ये क्या हो जाएगी, ये कंडीशन स्टब हो जाएगी। अब इस कंडीशन की एंट्री क्या है, कंडीशन है वो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू होगी, यानी यूजर नेम और पासवर्ड क्या होंगे, ट्रू होंगे। या फिर एक ट्रू होएगा, फिर एक क्या होगा, फॉल्स होएगा, मतलब कि यूजर नेम सही है तो पासवर्ड गलत है, या फिर पासवर्ड सही है तो यूजर नेम क्या है, गलत है, या फिर क्या होंगे, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी, 4 कंडीशन हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, ये जो अपनी एंट्री है ये वाली, ये क्या हो जाएगी, कंडीशन एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कंडीशन एंट्री। तो अपने को पूछा जाए, ठीक है, कंडीशन स्टब क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड ये कंडीशन स्टब हो गया। और जो कंडीशन एंट्री की पूछा जाए तो ये ट्रू फॉल्स वगैरह ये हो गया, ये कंडीशन एंट्री हो गई, ठीक है। अब अपन कहते हैं एक्शन एंट्री, ये वाला होगा, ये क्या हो जाएगा अपना एक्शन एंट्री होएगा, जिसके अंदर क्या होगा, दोनों ट्रू होंगे तो क्या हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है।
या फिर क्या होगा, अगर ये गलत है तो इसके अंदर अपन ये बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, पासवर्ड गलत है, यहाँ पर क्या है, पासवर्ड फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या है, पासवर्ड रॉन्ग। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यूजर नेम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी एक्शन एंट्री हो गई, क्या होगी, एक्शन एंट्री। पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही रॉन्ग होंगे, यूजर एंड पासवर्ड रॉन्ग। ठीक है, तो अपने ने क्या किया है कि जो डिसीजन टेबल के रूप में रिप्रेजेंट किया एग्जांपल में, यूजर नेम और पासवर्ड और लॉगिन हो, तो इसके अंदर अपन ने जो यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, तो यूजर नेम और पासवर्ड है, ये क्या है, कंडीशन स्टब है। मतलब कि किसके लिए अपन कंडीशन ले रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड के लिए ले रहे हैं क्या, कंडीशन। और जो रिजल्ट है उसके अंदर क्या ले रहे हैं अपन, एक्शन ले रहे हैं, क्या है कि लॉगिन है, वो लॉगिन क्या अपना रिजल्ट है, रिजल्ट है, और वो क्या एक्शन स्टब है। और यहाँ पर जो कंडीशन एंट्री होगी कि यूजर नेम और पासवर्ड है वो ट्रू है फॉल्स है, वो उसकी क्या हो जाएगी, कंडीशन एंट्री हो जाएगी। और जो रिजल्ट में जो लॉगिन है वो क्या हो जाएगी, उसकी एक्शन एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्शन एंट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि डिसीजन टेबल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। अपन देखेंगे अपन अब क्या देखेंगे, अपन देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री के अंदर। तो डिसीजन एक तरीके से एक तरफ लिख देते हैं डिसीजन टेबल, और एक तरफ लिख देते हैं क्या, डिसीजन ट्री। ठीक है, तो अगर इनका डिफरेंस देखें तो ये क्या होती है, ये एक प्रकार से टेबुलर फॉर्मेट में होती है, तो ये किसमें होती है, टेबुलर फॉर्मेट में। और ये किसमें होती है, तो ये जो डिसीजन ट्री होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होती है, किसमें होती है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और जो ये अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर अपन उसकी बात करें तो डिसीजन टेबल है, उस डिसीजन टेबल को अपन डिसीजन ट्री के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अगर अपने को डिसीजन ट्री दे दें, क्या देते, डिसीजन ट्री दे दें, तो अपन डिसीजन ट्री से क्या कर सकते हैं, डिसीजन टेबल बना सकते हैं। तो अपन ये बोलेंगे तो वी कैन डिराइव अ डिसीजन टेबल फ्रॉम डिसीजन ट्री, फ्रॉम द डिसीजन। अपन क्या कर सकते हैं, जो डिसीजन ट्री है उस डिसीजन ट्री के द्वारा डिसीजन टेबल को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को ये पूछा जाए कि डिसीजन टेबल दे दी और बोला जाए कि डिसीजन ट्री ड्रॉ करो, तो ये मुश्किल यानी कि संभव नहीं है। तो अपन वी कैन नॉट डिराइव अ डिसीजन, we cannot derive decision tree from डिसीजन टेबल। तो अपन जो डिसीजन टेबल है उस डिसीजन टेबल से डिसीजन ट्री को ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन डिसीजन ट्री से डिसीजन टेबल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो जो ये डिसीजन टेबल होती है, क्या होती है, डिसीजन टेबल। ये डिसीजन टेबल क्या करती है, ये करती है हेल्प टू, बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करती है कि किस क्राइटेरिया के अंदर क्या रिजल्ट आया। ठीक है, और जो अपना डिसीजन ट्री होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, उस डिसीजन जो अपने लगाया है पॉसिबल रिलेवेंट आउटकम है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, रिजल्ट देगा। ठीक है, अब अपन बात करें किसका, डिसीजन टेबल के अंदर। तो डिसीजन टेबल के अंदर क्या है, तो डिसीजन टेबल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जितनी भी कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ में ले सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस को इसके साथ क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशंस को इसके अंदर ले सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, लेकिन जो डिसीजन ट्री होती है उस डिसीजन ट्री के अंदर क्या है कि जो अपन मल्टीपल कंडीशंस यानी कि ज्यादा कंडीशंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लेस कंडीशंस को यूज किया जाता है। और अपन बात करें कि जो अपना डिसीजन टेबल होता है, ठीक है, डिसीजन टेबल का यूज किया जाता है जहाँ पे क्या हो, जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज स्मॉल नंबर में होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज स्मॉल नंबर में होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, जो टेबल है वो टेबल का फॉर्मेट थोड़ा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर तो क्या है कि जो डिसीजन ट्री है उस डिसीजन ट्री के अंदर क्या है कि मोर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, मोर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डिसीजन टेबल के अंदर तो अपन क्या है, उस टेबल का स्ट्रक्चर छोटा करने के लिए उसके अंदर जो भी अपन प्रॉपर्टीज ले रहे हैं वो थोड़ी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और जिसके अंदर ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अपने को याद रखना है कि जो डिसीजन टेबल है उसका जो लॉजिक है वो क्या होता है, सिंपल लॉजिक होता है। क्या होता है, सिंपल लॉजिक होता है। क्या होता है, सिंपल लॉजिक, मतलब सिंपल तरीके से काम करती है। इसमें थोड़ा क्या है कि अपन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स
लॉजिक लगने लग जाता है, कैसा लग जाता है, कॉम्प्लेक्स। लेकिन अपन क्या है कि जो डिसीजन टेबल है, तो वो डिसीजन टेबल किसके लिए बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टेबल, कॉम्प्लेक्स जो लॉजिक्स है उनको भी क्या है आसानी से एकदम बना सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसको जो डिसीजन टेबल है उसको किसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, रो और कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो डिसीजन ट्री होता है उसको किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रांच और नोड्स में, इसमें ब्रांचेज और नोड्स। तो ये अपना क्या हो गया, डिफरेंस हो गया किसके अंदर, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। का नाम है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, ठीक है। तो अपन ने अलग अलग प्रकार के अभी देखे कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल रूप में, ठीक है, तो वो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन अपन देखे। सबसे पहले डीएफटी देखा, ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है, उसके बाद में डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल। अब अपन देखने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। किसको देखेंगे, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को जनरल नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज कौन सी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर, इस पे लिखा जाता है नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। किसके अंदर, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इंग्लिश में क्या होता है, प्रोग्राम को लॉजिक को जो जनरल, जो अपन नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर ही यूज करते हैं। अब इसका कोई एक प्रकार का प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। तो इसका कोई प्री डिफाइंड जो स्ट्रक्चर इंग्लिश है, इसका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, लिखने का कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, नहीं होता है। तो जो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है इसको लिखने का कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे अपन बात करें इसके अंदर एग्जांपल, ठीक है, जैसे अपने को बोला जाए कि जो 2 नंबर है उन 2 नंबर का कंपैरिजन करो कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है, तो अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल इंग्लिश के अंदर ऐसे लिखेंगे स्टार्ट, फिर लिख देंगे ऐसे एंटर 2 नंबर, अपन 2 नंबर फिर एंटर किए। ठीक है, फिर इसके अंदर वो इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ नंबर 1 is greater than नंबर 2, फिर क्या कर देंगे, ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे पूरा, देन आउटपुट इज नंबर 1। ठीक है, और ऐसे कैसे कंडीशन वापस लगाएंगे कि इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1 देन आउटपुट इज नंबर 2। और यहाँ पर क्या है अपना प्रोग्राम एंड। तो अपन इसको एकदम नॉर्मल जनरल इंग्लिश के अंदर ही लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन नंबर के लिए अपने को अगर इसके अंदर कोड लिखना हो, ठीक है, तो अपन नॉर्मल इसको रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल इंग्लिश में इसका क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके, स्यूडो कोड की। इसकी बात करते हैं स्यूडो कोड। तो स्यूडो कोड क्या होता है, स्यूडो कोड, तो स्यूडो कोड होता है, ठीक है, स्यूडो कोड एल्गोरिथम का जो डिफाइंड वर्जन होता है, तो मतलब कि इसको क्या पहले से एक डिफाइंड होता है जिसमें कि प्रोग्रामिंग लॉजिक और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ प्रोग्राम कॉन्सेप्ट से, मतलब कि ये क्या है, प्रोग्रामिंग लॉजिक प्लस जो अपने जनरल इंग्लिश है, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सअप होता है। कौन सा होता है, मिक्सअप होता है। और ये क्या होता है, पहले से डिफाइंड एल्गोरिथम होता है। क्या होता है, डिफाइंड एल्गोरिथम होता है। और ये बताओ कि जो स्यूडो कोड है वो ह्यूमन रीडेबल होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। ह्यूमन रीडेबल तो होता है लेकिन मशीन रीडेबल नहीं होता। स्यूडो कोड ह्यूमन रीडेबल होता है लेकिन ये मशीन रीडेबल नहीं होता। ठीक है, सूडो कोड है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होता है। सूडो कोड है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होता है। सूडो कोड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड्स नहीं होता है। तो अपने को ये सूडो कोड की क्या है चीजें ध्यान रखनी है कि सूडो कोड है वो मशीन
रीडेबल नहीं होता है, जबकि ह्यूमन रीडेबल होता है और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट्स और जो इंग्लिश लैंग्वेज के कंसेप्ट्स है उन दोनों से मिक्सअप से बना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, और अगर सेम ये अपने को पूछा जाएगा कि जो टू नंबर का कंपैरिजन करो सूडो कोड के अंदर, किसके अंदर, सूडो कोड के अंदर, तो इसके अंदर क्या अपन थोड़े सिंबल्स यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं वही सेम एंटर टू नंबर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ऐसे वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 सूडो के अंदर वेरिएबल वर्ड यूज कर लेंगे। तो फिर इस कंडीशन के अंदर भी क्या करेंगे, ऐसे वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, फिर आउटपुट वेरिएबल 1 एल्स आउटपुट वेरिएबल 2। तो ये इस प्रकार से क्या है कि सूडो कोड लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड यानी नेचुरल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट भी होते हैं, साथ में प्रोग्रामिंग लॉजिक के कॉन्सेप्ट भी होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। स्ट्रक्चर्ड डिजाइन के अंदर क्या क्या यूज किया जाता है।